आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय यादव आप लोगों के लिए कक्षा 11 का जीव विज्ञान का पहला पार्ट, जिसमें पहला अध्याय वर्गीकरण के बारे में बताया जाएगा, जिसमें जंतु वर्गीकरण का अध्ययन भी कराया जाएगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो वर्गीकरण मतलब देखा जाए तो क्लासिफिकेशन। चूंकि वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैविक विविधताएं बहुत पाई जाती हैं। अगर देखा जाए एक चीज और भी है, बताया गया है कि वर्गीकरण से पहले जैविक विविधता, बायोडायवर्सिटी, तो सबसे पहले बताया जाता है कि समान प्रकार की कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की उत्पत्ति ही जैविक विविधता कहलाती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी मानव के पूर्वजों में बंदरों को भी जोड़ा जाता है। जैसे अगर देखा जाए कहीं कहीं पर भ्रमणकी से प्रमाण मिलता है कि मनुष्य, चिंपैंजी यानी बंदर की प्रजाति, सुअर, इन सबकी जो अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज यानी कह सकते हैं आप भ्रमणिक अवस्था का परिवर्तन देखा जाता है तो वो एक ही प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से एक गेस किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि इनके वंशज या फिर इनके पूर्वज किसी एक ही जीव जाति से उत्पत्ति या फिर जीव जाति से इनका उत्पादन हुआ है। और उसके साथ साथ एक चीज और भी जानना है कि आज आप देख रहे हैं कि कई प्रकार की वैरायटियां हैं, जिसमें बताया गया है कि लगभग 10 लाख प्रकार के जंतु हैं, 5 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं, टोटल मिला जुला के 15 लाख प्रकार की जीव जातियां जो ज्ञात हैं। और ना ज्ञात होने वाली पता नहीं कितनी जीव जातियां हैं, इसका कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तो ज्ञात जीव जातियों का अध्ययन करने में ही अगर किसी एक ही जीव जाति या फिर एक ही वंश का पूरा अध्ययन किया जाए तो इस प्रकार से अगर 15 लाख प्रकार की जीव जातियों का निरंतर अगर अध्ययन किया जाएगा तो कई जन्म लग जाएंगे उसका जैव विविधता का ही अध्ययन करने में। इसी प्रकार से सुविधा की दृष्टि से उनका क्लासिफिकेशन या फिर उनका सिस्टमैटिक पोजीशन या फिर उनकी कुछ विशेष प्रकार के समान लक्षण, इन सबको मद्देनजर रखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए उनका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए, एक बार फिर से आइएगा कि जैविक विविधता क्या है, तो उसकी परिभाषा यही है कि समान प्रकार की कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं की उत्पत्ति ही जैविक विविधता कहलाती है। और इसी के आधार पर टोटल जीव जातियों की संख्या 15 लाख है, जिसमें से 5 लाख प्रकार की वनस्पतियां ज्ञात हैं और 10 लाख प्रकार के जंतु ज्ञात हैं। तो वर्गीकरण की अगर आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो जैविक विविधता का अध्ययन अगर अलग अलग वंश के आधार पर किया जाएगा, अगर समस्त प्रकार की जीव जातियों का किया जाएगा तो बहुत अधिक समय लगेगा। इसलिए अध्ययन की सुविधा हेतु जीवों का वर्गीकरण करना नितांत आवश्यक है। फिर इसके बाद अब आता है कि वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो सबसे पहले लैमार्क नाम के वैज्ञानिक ने समस्त जीव जातियों को 2 भागों में बांटा है, एक जंतु में और दूसरा जो है वनस्पति में। उन्होंने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में पाई जाने वाली जो समस्त जीव जातियां हैं वो 2 भागों में वर्गीकृत हैं, एक जंतु जाति है और एक जो है वनस्पति है। जंतु को उन्होंने कहा कि ऐसी जैव जातियां जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्थानांतरण की क्रिया कर सकती है, वे समस्त जीव जातियां जो है जंतु कहलाती हैं। और ऐसी जैव जातियां जो एक निश्चित स्थान पर रहकर ही अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले जाती हैं, उन्होंने वनस्पति जीव जातियों की संज्ञा दी थी। लेकिन उन्होंने एक चीज ये भी कहा था कि यह स्थिरता को हमेशा धारण किए रखती है और लगभग ये अधिकांशतः हरे रंग की होती हैं और उनमें स्वप्रकाश संश्लेषण का गुण भी पाया जाता है। और परंतु उन्हीं जीव जातियों में एक उदाहरण के तौर पे मशरूम है, आप देख स्थैतिक हैं कि वह भी एक अस्थैतिक जीव जाति है, परंतु वह उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया नहीं जाता, अर्थात वो हरे रंग का नहीं होता है। तो जब उस प्रकार की जीव जातियों को अन्य वैज्ञानिक लेकर उनके समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि आपने कहा कि ऐसी जीव जातियां जो एक निश्चित स्थान पर रहकर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली जाती हैं, उन्हें वनस्पति कहते हैं, वो समस्त हरे रंग की होती हैं। तो ये देखिए, ये भी एक अस्थैतिक जीव जाति है, परंतु वे एक निश्चित स्थान पर नहीं
रह एक निश्चित स्थान पर रहती है, लेकिन ये हरे रंग की नहीं है, तो इसको किस संघ में रखेंगे या फिर किस जीव जाति में रखेंगे? तो उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक आया, R.H. व्हिटेकर। व्हिटेकर, इन्होंने उनके क्लासिफिकेशन को गलत बताया, उनके वर्गीकरण को गलत बताया, और उसके बाद उन्होंने समस्त जीव जातियों को 5 भागों में बांट दिया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, वनस्पति, और आगे जंतु। अब वर्गीकरण के या फिर वर्गीकरण करने वाले दूसरे वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने लैमार्क के वर्गीकरण को गलत सिद्ध किया, और उन्होंने कहा कि समस्त जो जीव जातियां हैं वो निम्नलिखित 5 भागों में व्यक्त की जा सकती हैं। उनकी अलग अलग वैरायटी और अलग अलग गुणों की विशेषता के आधार पर उन्होंने ये 5 भागों में समस्त जीव जातियों को बांटा है, जिसमें उन्होंने मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, कवक, वनस्पति और जंतु, ये 5 भागों में वर्गीकृत किया। मोनेरा जगत में उन्होंने कहा कि ऐसे जीव जातियां जिनका शरीर एक भी कोशिका से भी कम भाग से निर्मित होता है, उसको उन्होंने मोनेरा जगत में रखा। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल, इसको आर्किबैक्टीरिया भी कहा जा सकता है। पूरे जैव मंडल में वही ब्लू ग्रीन एल्गी आर्किबैक्टीरिया के रूप में अगर ध्यान दिया जाए तो वही एक जीव जाति ऐसी है जो कि कह सकते हैं आप प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यानी उसमें पूर्ण रूप से एक भी कोशिका के समस्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो ये मोनेरा जगत में रखा। फिर उन्होंने कहा कि समस्त वे जीव, चाहे वो वनस्पतियां हों चाहे वो जंतु हों, अगर उनका जो शरीर है अगर वो एक कोशिका से निर्मित है तो उसको उन्होंने प्रोटिस्टा जगत में रखा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी वनस्पतियां जो एक निश्चित स्थान पर रहकर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले जाती हैं, जीवन की प्रक्रियाएं संचालित कर ले जाती हैं, लेकिन कोई हरे रंग की नहीं होती हैं, उनको उन्होंने कवक जगत में रखा। और ऐसी वनस्पतियां जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, उसको उन्होंने वनस्पति समुदाय में रखा। और ऐसे बहुकोशिकीय जीव जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानांतरण की क्रिया संचालित करते हैं, उनको उन्होंने जंतु जगत में रखा। एक बार फिर से सुनिएगा, कह सकते हैं आप प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव, यानी पूर्व केंद्रकीय कोशिका वाले जीव मोनेरा जगत में, एक कोशिका वाले जीव प्रोटिस्टा जगत में, ऐसी वनस्पतियां जो एक निश्चित स्थान पर रहकर परंतु उसमें क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति ना हो, वो कवक जगत में, और फिर उसके बाद ऐसी वनस्पतियां जो हरे रंग की हों और अपने स्थान पर ही रहकर जीवन की प्रक्रियाएं संचालित करें, वो वनस्पति जगत में, और फिर ऐसे जीव या फिर बहुकोशिकीय जीव आप कह सकते हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानांतरण की क्रिया संचालित करते हैं, उन्हें आप जंतु जगत में रख सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य जीवों की खोज हुई, जैसे कुछ समुद्री जीव हुए, कुछ स्थलाकृत जीव हुए, कुछ रेंग कर चलने वाले जीव हुए। तो इस प्रकार से जब जंतुओं का वर्गीकरण और भी विस्तृत होने लगा, या फिर कह सकते हैं आप और भी इनसे इन 5 जगतों के अतिरिक्त अन्य विशेषताओं वाले जब जीव जंतु मिलने लगे, तब उस कंडीशन पर यह भी वर्गीकरण की क्रिया जो पूर्णतः स्पष्ट सिद्ध नहीं हो पाई। तब उसके बाद समस्त वैज्ञानिकों ने, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि जब ये 5 जगत की अवधारणा R.H. व्हिटेकर ने प्रस्तुत की, तो कई प्रकार के ऐसे जीव प्रत्यक्ष उदाहरण में आने लगे, जैसे घोंघा है, सीपी है, स्टारफिश है और केचुआ है। ये सब थोड़ा सा जंतु श्रेणी से हटकर अलग अलग विशेषताओं वाले जाने, चूंकि जो विशेषताएं थी उनकी बहुत ही लिमिट में थी, बहुत ही सीमित थी,
जब उन विशेषताओं से हटकर अलग जीव मिलने लगे तब उनको भी निराधार मानकर सब वैज्ञानिकों ने मिलकर जीव जगत का एक बार फिर से वर्गीकरण किया, जिसमें उन्होंने समस्त जीव जगत में उपस्थित जीवों को, चूंकि जीव जगत एक किंगडम है, आप कह सकते हैं इनको उप किंगडम के रूप में जंतु जगत और वनस्पति जगत दो उप जगतों में तोड़ दिया। और वनस्पति जगत का वर्गीकरण अलग है और जंतु जगत का वर्गीकरण आपके सामने है। जंतु जगत को उन्होंने फिर आगे चलकर 10 संघों में तोड़ दिया, जिसमें प्रोटोजोआ पहले नंबर पे, फिर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। ये लगभग 10 संघ आपके सामने हैं। फिर इसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो प्रोटोजोआ संघ के बारे में बात आती है। प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि प्राथमिक जीव, अर्थात ऐसे जीव, इनकी अलग अलग विशेषताएं थी, जिसमें अगर देखा जाए, अगर मेन विशेषताओं के रूप में देखा जाए, ये समस्त जीव जो होते थे वो लगभग सर्वव्यापी थे, एक कोशिकीय थे। और उसके साथ साथ इसकी सबसे स्पेशल विशेषता थी, इनके प्रचलन के लिए सूडोपोडिया यानी कूटपाद या फिर कशाभिका या फिर पश्माभिकाएं पाई जाती थी। और इसका उदाहरण में अगर ध्यान दिया जाएगा तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंटमीबा, एक कोशिकीय जीव। फिर इसके बाद अगर आप दूसरे संघ पर आते हैं जिसका नाम पोरीफेरा है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है छिद्रित शरीर, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी, ये अधिकतर जलीय जंतु है और लगभग सूक्ष्म जीव ही है। और यह कैसा कोशिकीय संरचना, उत्कीय संरचना वाले होते हैं। ये कोशिकीय संरचना, ये उत्कीय संरचना, उत्कीय संरचना तक ये जीव होते हैं। और इनका जो पूरा शरीर होता है वो पूरा छिद्रित धारी होता है, जिसको ऑस्कुलम भी कहते हैं। अर्थात जलीय जंतु होने के साथ साथ अगर जल अगर एक सिरे से प्रवेश करता है तो दूसरे सिरे से शरीर से बाहर भी निकल जाता है और इसमें साइकॉन आता है, उदाहरण के तौर पे। फिर इसके बाद आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनमें शिकार के लिए अथवा कह सकते हैं आप आत्मरक्षा के लिए फ्लेम सेल्स यानी कह सकते हैं आप दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी यही है। इनका कह सकते हैं आप प्रोटोजोआ का जो सबसे प्रमुख लक्षण है वह एक कोशिकीय, सर्वव्यापी और कोशिका स्तर तक का शरीर। ओरिफेरा में आप ध्यान देंगे तो ये जो है छिद्रित धारी शरीर रहेगी और लगभग ऊतक स्तर तक का शरीर रहेगा। आप सिलेंट्रेटा में आएंगे तो इनके पास अंग स्तर तक का शरीर मिलेगा और उसके साथ साथ यह भी नम वातावरण में रहने वाले जीव। और अगर आप आगे ध्यान देंगे तो इसका उदाहरण के रूप में हाइड्रा प्रस्तुत होता है। फिर इसके बाद आप प्लेटीहेल्मिन्थीज पे आएंगे। नाम से स्पष्ट है, चपटे कृमि, यानी आप कह सकते हैं आप सिलेंड्रिकल तो होते हैं लेकिन सिलेंड्रिकल क्या होती है, वो गोल संरचना होती है, लेकिन ये चपटी संरचना होती है। यानी चपटे क्रीम के रूप में अगर उदाहरण में ध्यान दिया जाएगा तो टीनिया सोलियम आता है, जो कि आपका परजीवी भी है, जिसको आप लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। फिर इसके बाद आप आइए एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज में आप कह सकते हैं आप गोल क्रीम होते हैं। ये एकदम पूरी तरह से सिलेंड्रिकल होते हैं, यानी वृत्तीय संरचना होती है और ये कह सकते हैं आप लंबी शारीरिक संरचना वाले होते हैं एस्केहेल्मिन्थीज। और आपको ये भी बता दिया जाए एस्केहेल्मिन्थीज यहीं से द्विलिंगी जीवों की उत्पत्ति हुई है। यानी ऐसे जीव पाए जाएंगे जिसमें लैंगिकता के आधार पर एक ही जीव जाति के 2 सदस्य पाए जाएंगे। यहीं से लैंगिक द्विलिंगता का लक्षण स्पष्ट होता है, जिसमें आप देखेंगे जो नर एस्कैरिस होता है वो छोटा होता है और जो मादा एस्कैरिस होता है संरचना में वो बड़ा होता है। फिर इसके बाद आप आएगा एनिलिडा। खंड युक्त शरीर होता है इनका। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये सिलेंड्रिकल तो होते हैं लेकिन इनमें अलग अलग प्रकार की संरचना खंड पाए जाते हैं और खंड युक्त शरीर होता है। इसमें केचुआ उदाहरण के तौर पे आता है और एस्केहेल्मिन्थीज में एस्कैरिस आता है। फिर आप आगे आएंगे तो आर्थ्रोपोडा। यहीं से उपांगधारी जीवों की उत्पत्ति हुई है, यही कीट वर्ग है। पूरे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा संघ, जिसका कह सकते हैं आप प्रारूपी जीव जो होता है तिलचट्टा, जिसको आप कह सकते हैं कॉकरोच।
और यहीं से ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई है जिनके शारीरिक संरचना में उप अंग पाए जाते हैं। अदरवाइज इसके पहले आपके जितने भी संघ थे उसमें पाए जाने वाले जितने भी जीव थे उनकी शारीरिक संरचना में उप अंग नहीं होते थे, उपांग नहीं होते थे। लेकिन यहीं से जहां पर आर्थ्रोपोडा संघ शुरू होता है, इसमें उपांगधारी जीव ही इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर है। ये कीट वर्ग है और उसके साथ साथ जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा संघ ये है। फिर इसके बाद मोलस्का संघ आता है। मोलस्का संघ के अंतर्गत में अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें बताया जाता है कि मोलस्का संघ, इनका शरीर पूरा गिलगिला चिपचिपा सा होता है लेकिन कैल्शियम के कठोर आवरण में सुरक्षित होता है। इसमें सीपी है, घोंघा है, सीपिया है। ये लगभग तीनों जीव ऐसे हैं जिनका शरीर बहुत ही कोमल, बहुत ही लचीला, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर आवरण में सुरक्षित होता है। फिर इसके बाद आपका आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें वनस्पतियों की भांति रीजनरेशन का गुण पाया जाता है, पुनरुद्भवन का गुण पाया जाता है। पुनरुद्भवन मतलब क्या है? अगर आपको ध्यान दिया जाए, उंगली का अगर चमड़े वाला हिस्सा कटता है तो फिर से आके चमड़े वाला आवरण फिर भर लिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ से ऊतक वाला हिस्सा अगर पूरा एक कह सकते हैं आप एक खंड अगर कट के अलग हो जाए तो पुनः रिकवर के रूप में ये वाला खंड वापस नहीं आ सकता। लेकिन वनस्पतियों में क्या होता है, अगर उसकी एक टहनी पूरा काट दिया, एक डाली काट दिया, फिर से वो रीजनरेट हो सकती है। वैसे इकाइनोडर्मेटा संघ में आने वाला जीव स्टारफिश, इसको आप तारामीन कहते हैं, उसके अगर आप देखेंगे 5 फलक होते हैं। अगर वो बीचों बीच ना कटे, अगर फलक कोई उसका कटता है तो बाद में उस फलक का निर्माण हो जाता है, अर्थात उसमें रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन का गुण पाया जाता है। अब फिर आप आइए कार्डेटा संघ में। कार्डेटा संघ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उनके पास कशेरुक दंड अर्थात रीढ़ की हड्डी जरूर पाई जाएगी। यही सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ी विशेषता यही है। हम आपको बता दें कशेरुक दंड के आधार पर समस्त जीव 2 भागों में ही वर्गीकृत हैं, एक कार्डेटा, एक नॉन कार्डेटा। जितने हमने 1 से लेकर 9 तक यानी कह सकते हैं आप प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी 9 संघ बताए हैं, इसमें कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें कशेरुक दंड अर्थात रीढ़ रज्जु पाई जाए। लेकिन कार्डेटा संघ कह सकते हैं आप ऐसा जीव का संघ है, फिर ऐसा जंतुओं का संघ है, यहीं से रीढ़ की हड्डी वाले जंतु शुरू होते हैं, जिसमें आप देखेंगे ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक मत्स्य अधिवर्ग है, मत्स्य में मछलियों का समुदाय है जो कि आगे 3 वर्गों में बटी है। तीनों का नाम एक बार सुन लीजिएगा आप लोग, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज और प्लेकोडर्मी। ये 3 वर्ग में विभाजित मछलियां हैं। कॉन्ड्रिक्थीज मछली कौन सी होती है? आपको हम बता रहे हैं, कुछ मछलियां ऐसी होंगी संरचना में आप देखेंगे वो जब अपने शरीर पूरा घूमते हुए ऐसे अपने आप पूरा मोड़ ले जाती होंगी, वो मछलियां कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं। अगर आप देखेंगे तो एस्कोलियोडॉन कॉन्ड्रिक्थीज मछली में आती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को पूरा फ्लैक्स कर ले जाती है, मोड़ ले जाती है। अर्थात ऐसी मछलियां जिसमें उपास्थ पाई जाती हैं वो कॉन्ड्रिक्थीज मछली होती है। और ऐसी मछलियां जिसमें आप कह सकते हैं कि रीढ़ रज्जु पाई जाती है विकसित रूप में, अस्थिर मछली होती है, हड्डी पाई जाती है, जिसको आप कहते हैं कांटा और रस में ज्यादा दुनिया भर का होता है, तो उसमें वो ऑस्टिकथीज मछली है, वो अस्थिर मछली है, हड्डी जरूर पाई जाएगी। कॉन्ड्रिक्थीज में उपास्थिर होती है। और एक चीज है जो प्लेकोडर्मी मछलियां हैं, बताया जाता है कि आदि सागर में बहुत पहले, करोड़ों वर्ष पहले उस प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं कि जो कि बहुत पहले पाई जाती थी, आज वो विलुप्त हैं, उस तरह की मछलियां है ही नहीं, देखी ही नहीं जाती हैं। तो मत्स्य अधिवर्ग 3 वर्गों में बटा है, जिसमें आपको बताया गया है कि कह सकते हैं आप प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज। टेट्रापोडा 4 उपवर्गों में बटा है। चल के आगे, जिसमें आप ध्यान देंगे तो सबसे पहला एम्फीबिया है, जिसको आप उभयचर कहते हैं। उभयचर नाम से स्पष्ट है, आपको कक्षा 2 से 3 में पढ़े होंगे कि ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रहते हैं उसको आप उभयचर कहेंगे। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा तो मेढक है, तो मेढक की जो क्वालिटियां हैं सब उभयचर में नियर अबाउट ज्यादातर पाई जाएंगी। फिर उसके बाद दूसरा अगर आप वर्ग देखेंगे टेट्रापोडा यानी चतुष्पाद में, तो आप पाएंगे रेप्टिलिया, जिसको आप सरीसृप वर्ग कहते हैं।
सरीसृप वर्ग की विशेषताओं में आप देखेंगे रेंग कर चलने वाले जंतु, मान लीजिए कुछ गोह प्रजाति, कुछ ऐसी प्रजाति जिनके पास पैर भी पाया जाता है, लेकिन अधिकतर सांप वाले वंशों में या फिर उनकी पीढ़ियों में धीरे धीरे सांप में पैरों का अभाव होता गया, ऐसा हमारे लेमार्क का कहना है। तो रेप्टिलिया वर्ग आप देखेंगे उसमें भी रीढ़ रज्जु पाया जाता है, यानी सरीसृपों का वर्ग है। तीसरा वर्ग है एवीज वर्ग। एवीज वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आप देखेंगे उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, उनके पास उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं, पैर भी पाए जाते हैं, उनका जो अग्र पैर होता है वो पंख में परिवर्तित हो जाता है, पश्च पैर पैर के रूप में रहता है। वो आप कह सकते हैं पक्षियों का वर्ग है, पक्षियों का समुदाय है। और चौथा अगर आप वर्ग करेंगे टेट्रापोडा में तो वो आता है मैमेलियर, जिसको आप स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी मतलब है कि वो बच्चा पैदा करेंगे और दूध पिलाने का काम करेंगे, और मैमेलियर के अंतर्गत लगभग उच्च श्रेणी के ज्यादातर जंतु आते हैं, उसमें मनुष्य स्वयं एक उसका उदाहरण है। तो आप एक बार फिर से सबके बारे में सुन लीजिएगा बहुत छोटे में। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव, अमीबा उदाहरण में। पोरीफेरा छिद्रधारी शरीर, आप देखेंगे साइकॉन। सिलेंड्रेटा दंश कोशिकाओं वाला जीव, हाइड्रा। प्लेटीहेल्मिन्थीज आप देखेंगे चपटे कृमि के रूप में, तो इस फीते के रूप में अगर आपने रिबन देखा होगा फीता, तो इसे चपटे कृमि के रूप में टेनियासोलियम, जिसको आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद एस्केलहेल्मिन्थीज लैंगिक द्विरूपता पाए जाने वाले जीव, यानी लैंगिकता के आधार पर एक ही जात के दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एस्कैरिस। एनिलिडा कह सकते हैं आप ऑरिचिड और गोलग्रिम के रूप में भी रहेंगे एस्केलहेल्मिन्थीज। फिर एनिलिडा के रूप में अगर आप ध्यान देंगे तो खंडधारी शरीर, केंचुआ। आर्थ्रोपोडा में उपांगधारी जीव, कॉकरोच, अन्य कीट वर्ग। तो सबसे बड़ा फाइलम भी यही है। मोलस्का गिलगिला शरीर, लेकिन कैल्शियम की कठोर आवरण में सुरक्षित, सीपी, सीपिया, घोंघा। इकाइनोडर्मेटा रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन का गुण पाया जाने वाला जीव, जिसमें आप ध्यान देंगे तो कह सकते हैं आप तारामयी। और फिर इसके बाद कार्डेटा संघ। कार्डेटा संघ में आप आएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा रीढ़ रज्जु पाए जाने वाले जंतु, जो कि दो वर्गों में बटे हैं। मत्स्य वर्ग 3 वर्गों में बटा है। मत्स्य में मछलियां आएंगी, जिसमें आपको कांडिक मछली यानी कह सकते हैं आप उपास्थि वाली मछली, आस्टिक मछली आप कह सकते हैं आप हड्डी वाली मछली, रोहू मछली है। प्लेकोडर्मी मछली अगर आप ध्यान देंगे तो वो बहुत पहले पाई जाती थी। टेट्रापोडा 4 वर्गों में बटा है। अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहला जो है एम्फीबिया यानी उभयचर, मेढक उसका जीव उदाहरण है। फिर रेप्टिलिया सरीसृप वर्ग है, यानी क्या कहते हैं सर्पों का वर्ग है, जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं। फिर इसके बाद आप एवीज वर्ग है, जिसको आप पक्षी वर्ग कहेंगे, और उसमें आप देखेंगे खोखली अस्थियों वाला शरीर, पंख जरूर रहेगा। और सबसे लास्ट में मैमेलियर यानी स्तनधारी हैं, जो बच्चे पैदा करके दूध पिलाते हैं। तो जब